तारीख है 1 अप्रैल 2026। समय दोपहर के ठीक 2 बजे। एक तरफ नई दिल्ली में राज्यसभा के बेहद शांत और वातानुकूलित हॉल में एक ऐतिहासिक विधेयक पारित हो रहा है, और ठीक उसी क्षण शून्य से नीचे के तापमान में 15,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीली भारत तिब्बत सीमा पर और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में हमारे जवान पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी विरोधाभास को समझेंगे। हमारा विषय है सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026, यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026। ये कानून अचानक सुर्खियों में आ गया है। क्यों? क्योंकि इसने उन फ्रंटलाइन कमांडरों के भविष्य और पूरी प्रशासनिक संरचना को जड़ से बदल दिया है, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 2 बेहद महत्वपूर्ण तारीखें हैं। पहली तो 1 अप्रैल 2026, जब यह अधिनियम राज्यसभा से पारित होकर कानून बन गया, और ठीक 8 दिन बाद 9 अप्रैल 2026 का दिन। ये कोई आम दिन नहीं है। इसे सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1965 में कच्छ के रण की ऐतिहासिक लड़ाई की याद दिलाता है। इसी 9 अप्रैल को दिल्ली के राजघाट पर एक ऐसा दृश्य दिखा जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी, जहां सेवानिवृत्त अधिकारियों और उनके परिवारों ने इस नए अधिनियम के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। जरा सोचिए उस असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में जिसने 30 साल तक अत्यधिक कठिन और खतरनाक परिस्थितियों में देश की सेवा की, लेकिन अब इस नए कानून के कारण वो एक स्थायी ग्लास सीलिंग, यानी एक ऐसी अदृश्य रुकावट से टकरा गया है जिसे पार करना उसके लिए अब नामुमकिन सा हो गया है। तो चलिए इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। इस पूरी बहस और विवाद का जो मूल तत्व है ना, वो एक शक्तिशाली पंच लाइन में छिपा है। संस्थागत निरंतरता बनाम कमांड का विशेषाधिकार। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ वो कैडर अधिकारी हैं जो बल में बिल्कुल जमीनी स्तर पर भर्ती होकर अपना पूरा जीवन मोर्चे पर बिता देते हैं, और दूसरी तरफ वो व्यवस्था है जो बाहर से वरिष्ठ अधिकारियों को सीधे सर्वोच्च कमान सौंपती है। असल में यही इस वर्तमान विवाद की सबसे बड़ी जड़ है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से। यह मुद्दा आखिर खबरों में क्यों है और सुरक्षा बलों में क्या बदलाव आया है। जब भी हम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या सीएपीएफ का जिक्र करते हैं, तो इसका सीधा मतलब गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले इन 5 प्रमुख बलों से होता है: सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। इन सभी बलों की कुल संख्या मिलाकर लगभग 10.5 लाख कर्मियों की है, मतलब 10.5 लाख जवान। ये एक बहुत ही विशाल शक्ति है जो हमारी सीमाओं और देश के भीतर कानून व्यवस्था की असली रीढ़ है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका प्रशासनिक ढांचा कैसे विकसित हुआ है। हमारा दूसरा भाग है 5 बलों का एकीकरण। देखिए, 2026 से पहले की स्थिति काफी पेचीदा थी। ये 5 बल अपने अपने अलग अलग कानूनों से चलते थे। उदाहरण के लिए सीआरपीएफ एक्ट 1949 में बना था, जबकि बीएसएफ एक्ट 1968 में। इसका नतीजा ये हुआ कि इनकी सेवा शर्तों, नियमों और प्रमोशन की प्रक्रियाओं में भारी असमानता आ गई थी। ये एक पूरी तरह से बिखरा हुआ ढांचा था। लेकिन 2026 के इस नए अधिनियम ने ग्रुप ए अधिकारियों के लिए भर्ती, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति और सेवा शर्तों को एक ही कानूनी छाते के नीचे ला दिया है। कह सकते हैं कि ये एक वैधानिक एकीकरण है जिसने दशकों के प्रशासनिक बिखराव को एक झटके में खत्म कर दिया है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प और तनावपूर्ण हिस्से पर। न्यायपालिका बनाम विधायिका की इस बहस में हमारा तीसरा भाग है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना। थोड़ा पीछे चलते हैं। 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने संजय प्रकाश बनाम भारत संघ मामले में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अदालत ने सीएपीएफ कैडर के अधिकारियों की एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस यानी ओजेएस का दर्जा दे दिया। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब ये था कि इन अधिकारियों को नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन यानी एनएफएफयू का लाभ मिलेगा। इससे क्या हुआ? इससे उनके वेतन और करियर का दर्जा बाकी अन्य केंद्रीय सिविल सेवाओं के बिल्कुल बराबर हो गया। अब जो बात यहाँ वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दर्जे पर ही बात खत्म नहीं की थी। अदालत ने केंद्र सरकार को एक बेहद स्पष्ट निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीएपीएफ में इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी रैंक तक इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को अगले 2 वर्षों में धीरे धीरे कम किया जाए। अदालत का मुख्य उद्देश्य एकदम साफ था, कैडर अधिकारियों के लिए प्रमोशन के जो रास्ते रुके हुए थे उन्हें जल्द से जल्द खोलना।
लेकिन 2026 के इस नए कानून की धारा 7 ने पूरे परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया। अब किसी भी विश्लेषण में दोनों पक्षों को समझना जरूरी है। तो आइए देखते हैं भाग 4, इस पूरे बदलाव के पीछे केंद्र सरकार का क्या तर्क है। इस नए अधिनियम के जरिए आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए जो कानूनी कोटा तय किया गया है, उसके आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं। ध्यान दीजिए, आईजी रैंक के 50% पद, एडिशनल डीजी रैंक के कम से कम 67% पद और स्पेशल डीजी तथा महानिदेशक यानी डीजी के पूरे 100% पद। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो मानवीय स्तर पर काफी गंभीर है। भाग 5, करियर में ठहराव का संकट। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैडर अधिकारियों के सामने अब एक वैधानिक और स्थायी क्लास सीलिंग आ खड़ी हुई है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो इन बलों के लगभग 13,000 ग्रुप ए अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी अगली पदोन्नति के लिए 15 से 18 साल तक का बेहद लंबा इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचिए, ये उस अधिकारी के लिए कितनी हताश करने वाली स्थिति होगी जो असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में भर्ती होता है, दशकों तक जंगलों और सीमाओं पर अपना जीवन दांव पर लगाता है और अब कानूनन वो कभी भी अपने ही बल का प्रमुख नहीं बन सकता। और इस ठहराव का असर बल के मनोबल पर बहुत गहराई से पड़ रहा है। अब इस पूरे मुद्दे को एक बड़े कानूनी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। हमारा अंतिम भाग, संवैधानिक और सुरक्षा प्रभाव। यह पूरी स्थिति शानदार ढंग से दर्शाती है कि कैसे यह नया अधिनियम सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत परीक्षण के दायरे में आ जाता है। यह अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी देते हैं। कई कानूनविदों का यह मजबूत तर्क है कि यह कानून असल में सरकारी कर्मचारियों के 2 स्थायी वर्ग बना रहा है, एक विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग जो शीर्ष पदों के लिए आरक्षित है और दूसरा कैडर वर्ग जिसके लिए शीर्ष तक पहुंचने के कानूनी रास्ते ही हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। यह शक्तियों के पृथक्करण के बुनियादी सिद्धांत पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है, जहां विधायिका ने न्यायपालिका के सुधारात्मक आदेशों को ही निरस्त कर दिया है। अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही उकसाने वाले और विचारणीय प्रश्न पर लाके छोड़ देता है। क्या प्रशासनिक एकरूपता और कमान में तालमेल लाने के नाम पर न्यायिक निर्देशों को दरकिनार करना और उन फ्रंटलाइन कमांडरों के लिए हमेशा के लिए तरक्की के दरवाजे बंद कर देना उचित है, जो अपना पूरा जीवन देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा में लगा देते हैं? प्रशासनिक एकरूपता और संवैधानिक निष्पक्षता के बीच का ये जटिल संतुलन आने वाले समय में देश के भीतर यकीनन एक बहुत बड़ी बहस का केंद्र बना रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।